Assalamualaikum, Class 6 History Unit Number 2 The Ancient Civilizations, Indus Valley and Chinese Civilization। हम स्टार्ट करते हैं द शांग एंड ज़ो डायनेस्टीज से। सबसे पहले तो डायनेस्टी क्या होती है? आपने डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा। डायनेस्टी का मतलब होता है वो ख़ानदान जिसने कभी रूल किया होता है, किसी इलाके के ऊपर हुक्मरानी की होती है, हुकूमत की होती है। और डायनेस्टीज़ में एक तरीका ये होता है कि बाप पहले अगर हुक्मरान है तो उसके बाद उसका बेटा बादशाह बन जाएगा, फिर उसका बेटा बादशाह बन जाएगा, फिर उसका बेटा बादशाह बन जाएगा। यानी इसके अंदर क्या होता है कि बाप फिर बेटे का बेटा 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 बेटा, इस तरीके से सब खानदान जो है वो बादशाह बनता रहता है बारी बारी बारी। अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं। हम चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने लगे हैं, तो हम चाइनीज डायनेस्टीज के बारे में पहले पढ़ेंगे। और इस डायनेस्टी में हम पहले तो ये पढ़ेंगे ये डायनेस्टी बनी कैसे, इसने कब तक हुकूमत की, फिर ये पढ़ेंगे कि इनकी हुकूमत का तरीका क्या था, कि और फिर ये पढ़ेंगे कि ये हुकूमत में इकोनॉमी कैसी चल रही थी, यानी ये लोग बिजनेस कैसे करते थे। फिर हम इन लोगों का रिलीजन भी देखेंगे कि ये लोग किस तरीके से अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, ठीक है, कि अब वो जिंदगी में अपने रब को किधर से ढूंढ रहे थे। इंसान है ना, इंसान में रब आपको हर जगह पे नजर आएगा, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। द शांग एंड ज़ो डायनेस्टीज स्टार्ट करते हैं हम। चाइना हैज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑन दिस प्लेनेट। मतलब चाइना जो है वो सबसे पुराना एक कंट्री है। जो अभी का चाइना है ये तो बहुत बाद में बना है, 1949 में चाइना बना है, लेकिन एक्चुअली में चाइनीज लोग, जिन्हें हम छोटी आंखों वाले लोग भी कहते हैं, चाइनीज के आपने देखा ना, चाइनीज की आंखें छोटी छोटी होती हैं, तो छोटी आंखों वाले ये लोग हमेशा से बहुत ज्यादा दुनिया में इनका कोई ना कोई अमल दखल रहा है। इट हैज अ 6000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री। इतनी बड़ी इनकी हिस्ट्री है, 6000 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री। China is separated from the rest of the world by high mountains, deserts, dense jungles and the vast Pacific Ocean. चाइना जो था वो दुनिया से सेपरेटेड था, दुनिया से अलग था पहले भी और अभी भी। लेकिन अब तो आपको पता है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन पुराने वक्तों में चाइना जो था वो बाकी दुनिया से अलग इस तरीके से था क्योंकि उसके आगे पीछे पहाड़ हैं, जंगलात हैं। डेंस जंगल्स का मतलब है घने जंगलात, और वास्ट पैसिफिक ओशन। चाइना के एक साइड पे एक बहुत बड़ा समुंदर है, ठीक है, वो द हुआंगजे वैली where Neolithic people learned to form is where Chinese history began। के हुआंगजे वैली जो है ये चाइना के अंदर एक वैली है। वे न्योलिथिक आपको पता है, आपने स्टोन एज के बारे में पढ़ा होगा यकीनन। स्टोन एज वो जमाना था जब अर्थ पे लोगों ने, जब पुराने जमाने में, पुराने वक्तों में लोगों ने पत्थर को समझना शुरू किया था कि रॉक से हम बहुत सी चीजें बना सकते हैं। उन्होंने रॉक से आग जलाना सीखी, उन्होंने रॉक से चीजें बनाना सीखी, उन्होंने टूल्स बनाए रॉक से। जब ये हुआ, और ये स्टोन एज जो थी, जब उन लोगों ने ये देखा, उस वक्त वो लोग मोस्टली कच्चा गोश्त खाते थे, लोगों को खाना पकाने की इतना तरीका नहीं था। जब उन्होंने आग डिस्कवर की तो उन्होंने गोश्त को पकाना सीखा पहले, और जब उन्होंने पकाना सीखा तो फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ गोश्त नहीं पक सकता, दरख्तों पे जो फल या सब्जियां उग रही हैं वो भी पक सकती हैं। तो और इस तरीके से उन्होंने फार्मिंग सीखी। फार्मिंग का मतलब उन्होंने सब्जियां, फसलें उगाना सीखी। तो ये वही वैली थी हुआंग ये वैली, जहाँ पे न्योलिथिक यानी स्टोन एज के लोगों ने अपनी फार्मिंग या खेतें उगाने का तरीका सीखा था। वहीं से चाइनीज लोगों की हिस्ट्री शुरू हुई है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा चाइनीज लोगों को स्पेसिफिकली कि वो कैसे लोग थे। द ज़ाया डायनेस्टी रूल्ड मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न चाइना फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1100 ईयर्स। अच्छा, ज़ाया नॉर्दर्न चाइना पता है कौन सा? आपको चाइना का कैपिटल तो पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, बीजिंग चाइना का कैपिटल है। मोस्टली लोग इसको बीजिंग कहते हैं, पर चाइनीज लैंग्वेज में इसको बीजिंग बोलते हैं, बीजिंग। तो बीजिंग जो था वहां पर वो नॉर्दर्न चाइना का हिस्सा है। जिधर अभी चाइना का कैपिटल है ना, वो नॉर्दर्न चाइना था। तो ज़ाया डायनेस्टी जो थी उस वक्त, आज से बहुत सालों पहले, 1100 साल तक ज़ाया डायनेस्टी ने उस इलाके पे हुकूमत की थी अंडर एम्परर जी, who was known for his tyranny। टायरनी कहते हैं जुल्म सितम, जो बहुत क्रूअल किस्म का जालिम बादशाह था, और वो पूरे चाइना में मशहूर था अपने जुल्म सितम की वजह से। तांग, अ शांग लीडर, डिफीटेड जेई इन अ ग्रेट बैटल अराउंड 1650 BC। अब ये तांग एक नया बादशाह था, एक नए खानदान का बंदा था। अभी हमने पढ़ा है ना डायनेस्टी, तो डायनेस्टी का मतलब है कि खानदान और खानदानों कि एक खानदान है, उसका बेटा है, फिर उसका बेटा है, फिर उसका बेटा है, वो हुकूमत करेंगे। तो तांग जो था ये एक और खानदान, ये देखो शांग लीडर लिखा हुआ है,
शांग लीडर, ये शांग खानदान का एक लीडर था। डिफीटेड जय इन अ ग्रेट बैटल अराउंड 1650 BC, कि उसने उनकी 1100 साल तक जब हुकूमत चलती रही तो उसने एक जंग की तांग ने और एम्परर जे को उसने हरा दिया। द शांग डायनेस्टी रूल्ड फॉर नियरली 554 ईयर्स, और उन्होंने शांग ने जे को हराने के बाद कितने अरसे तक हुकूमत की थी? 554, 550 साल हुकूमत की थी। आफ्टर शांग्स जब गुजर गए, मतलब हर चीज खत्म हो जाती है ना। जे एम्परर जे की जाई डायनेस्टी ने कितना रूल किया? 1100 ईयर्स, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो गए। शांग डायनेस्टी ने कितना रूल किया? 554 ईयर्स तक रूल किया, उसके बाद वो भी खत्म हो गए। खत्म होने के डिफरेंट तरीके होते हैं, जंगें होती हैं, वो जंगें हार जाते हैं, या कोई डिजास्टर होता है। इसके बारे में हम किसी और दिन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको वैसे भी कोई वीडियो बनाऊंगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आफ्टर शांग्स के बाद द जो एम्परर एस्टैब्लिश द जो डायनेस्टी। अब जो ये CHOU लिखा हुआ है, एक तो इस तरह इसके स्पेलिंग लिखे जाते हैं, चाइनीज इस तरीके से स्पेलिंग लिखते हैं, या वो C ज्यादा यूज करते हैं या वो X ज्यादा यूज करते हैं अपनी स्पेलिंग्स में। द जो डायनेस्टी वाज लेटर डिस्ट्रॉयड बाय द किन एम्परर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द किन डायनेस्टी। शांग के बाद जो एम्परर जो थे, मतलब जो खानदान के लोग थे, उन्होंने एक डायनेस्टी बनाई, लेकिन वो डायनेस्टी बाद में किन एम्परर्स, इनको किन बोलते हैं, किन एम्परर्स जो थे, ये एक नया खानदान था, उन्होंने आके इनको हरा दिया, और फिर क्या इवेंचुअली क्या बन गया? किन डायनेस्टी। पुराने वक्तों में होता था कि एक बादशाह अगर किसी दूसरे बादशाह को हरा देते हैं ना, तो अब अगर वो हार गया तो अब वो जिस खानदान से उस खानदान की हुकूमत कायम होगी, या पहले वाले खानदान की हुकूमत खत्म हो गई है। तो ये हमने अभी जितना पढ़ा ना कि एम्परर शांग ने पहले हुकूमत की, फिर जो खानदान ने हुकूमत की, फिर किन डायनेस्टी बन गई। तो ये सब क्या है कि इन्होंने जंगें की और ये एक दूसरे को हराते चले गए और ये खानदान बनता गया। द किन डायनेस्टी रूल्ड चाइना एज अ सिंगल एंटिटी एंड एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल थ्रू आउट द कंट्री। किन डायनेस्टी जो थी, उन्होंने सिंगल एंटिटी, उन्होंने चाइना पर एक हुकूमत के तौर पे, यानी देखो जैसे अभी पाकिस्तान में आप पढ़ते हो ना, अभी हम पॉलिटिकल देखते हैं कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, सिंध में PPP की हुकूमत है। तो इस तरह ये नहीं हुआ था, कि पुराने वक्तों में भी ऐसा होता था कि किसी और छोटे से एरिया पे कोई और बादशाह हुकूमत कर लेता था, लेकिन किन डायनेस्टी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने पूरे चाइना पे खुद हुकूमत की थी। सब जगह पे किन डायनेस्टी के लोग थे, किसी किस्म का कोई और बंदा नहीं था। ठीक है, आसान सा टॉपिक था और थोड़ा सा मजे का भी था, मैंने कोशिश की आपको अच्छा लगे। अगला पेज देखते हैं। अगले पेज पे क्या है, मैंने आपको बताया था ना, हम डायनेस्टी पढ़ेंगे, लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो लोगों के बारे में हिस्ट्री जो होती है वो लोगों के बारे में होती है। जब आप लोगों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इंसान है ना, इंसान का कोई ना कोई रिलीजन भी होता है, वो किसी ना किसी की इबादत भी करता है। इंसान को खाना पीना भी चाहिए होता है, तो वो कोई ना कोई बिजनेस भी करता है। और जब ज़्यादा सारे इंसान मिल के रहते हैं तो उनको मैनेजमेंट भी चाहिए होती है। जैसे घर में देखें, क्या है, आपके अम्मी अबू बहन भाई हैं, तो क्या होता है, अबू बाहर से बिजनेस करके कुछ कमा के या जॉब पे कुछ कमा के लाते हैं। वो क्या लेके आएंगे? वो खाना लेके आएंगे, अम्मी खाना बनाएंगी, आप सब खाना खाएंगे, उसके बाद आप सब खाना लगाएंगे मिल के। ये सब क्या है? एक मैनेजमेंट है ना, सारे घर का सिस्टम चल रहा है एक स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह जब ज्यादा सारे लोग होते हैं तो फिर ज्यादा बड़ी मैनेजमेंट होती है। तो अब हम फिर हुकूमत मैनेज करती है। जब ज्यादा सारे लोग हो जाते हैं तो फिर हुकूमत मैनेज करती है और सब लोग उसके साथ साथ चलते हैं। शांग एंड जो गवर्नेंस एंड रिलीजन, शांग और जो डायनेस्टी का गवर्नेंस और रिलीजन पढ़ेंगे। Shang dynasty was ruled by absolute monarchs, whereas the Zhou emperor ruled the dynasty by feudal system. Shang dynasty जो थी, आपने पढ़ा था अभी, Shang dynasty was ruled by absolute monarchs. monarch यानी वहाँ पे बादशाह थे, monarch कहते हैं बादशाह को। तो वहाँ पे बादशाह ही सिस्टम था, हर जगह पे एक बादशाह, हर इलाके के ऊपर एक छोटा सा कोई ना कोई वो मुनार्क यानी कोई बादशाह छोटा सा मुकर्रर करते थे कि आपने इस इलाके को देखना है। Whereas the Zhou emperor ruled the dynasty by feudal system. वो जागीरदारा, फ्यूडल को कहते हैं जागीरदाराना सिस्टम। वो जागीरों के जरिए वो क्या कहते थे, एक लैंड का एरिया दे देते थे, जैसे किसी को दे दिए 100 कनाल, एक बंदे को जमीन दे दी कि ये आपकी जागीर है, अब इस जगह पे 100 कनाल में जितने लोग रहते हैं इनको आपने डील करना है। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम ये था, और ये बहुत जालिम सिस्टम होता है फ्यूडल सिस्टम। This meant that the king was the only one within the authority to make the laws in the country. कि इसका मतलब था, फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये हो गया था कि इस इलाके में सिर्फ किंग, ये जो बादशाह है इस इलाके का, उसको ही सिर्फ ये हक पहुंचता है वो कोई रूल्स बनाए कंट्री के लिए, या कंट्री की बेहतरी के लिए कोई काम करे, या उसमें कोई गलत काम करे। किसी और के पास कोई राइट नहीं था कि उसको सही या गलत कहे।
In ancient Shang and Zhou dynasties, society was organized through social hierarchy. ठीक है, हायरार्की क्या चीज़ है, ये ज़रूरी बात है, आपको पता होनी चाहिए। हायरार्की क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप लेवल ऑफ चीज़ें। जैसे आप स्कूल जाते हैं ना, आप स्कूल में क्या होता है, देखें कोई मसला है, आपको कोई परेशानी है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी क्लास टीचर को बताते हैं, और अगर वो क्लास टीचर कोशिश करते हैं कि आपका मसला हल हो जाए, ठीक है। अगर वो नहीं मसला हल होता तो क्लास टीचर जाके वाइस प्रिंसिपल को बताती है, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल क्या करती है, वो जाके प्रिंसिपल को बताती है। तो यानी लेवल्स बने हुए हैं कि आपका मसला था, आपने पहले अपनी टीचर को बताया, टीचर ने जाके वाइस प्रिंसिपल को बताया, वाइस प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल को बताई, यानी लेवल बाय लेवल चीजें ऊपर गई हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप डायरेक्ट क्लास से उठे सीधा प्रिंसिपल के दरवाजे में जाके प्रिंसिपल को बताएं ये मसला हो गया, ऐसा नहीं होता। इसी तरह गवर्नमेंट्स जब चलती हैं, ज्यादा सारे लोगों का प्रॉब्लम जब सॉल्व होता है, तो भी क्या होता है कि अब डायरेक्ट आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वजीर आजम के सामने जाके या बादशाह या सदर के सामने जाके नहीं कह सकते ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आप क्या करेंगे, अदालत में जाएंगे, अदालत से मसला आहिस्ता 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 ऊपर जाता है। तो सबसे पहले सोशल हायरार्की में फर्स्ट क्लास जो चाइना के अंदर सिस्टम था, एंशिएंट पुराने जमाने के टाइम में, सबसे पहले एम्परर होता था। एम्परर यानी बादशाह के पास सारे कंट्रोल होते थे। और उसकी फर्स्ट क्लास जो मतलब सबसे पहले हायरार्की लेवल क्या होता था, पैलेस कोर्ट, यानी पैलेस मतलब उसका जो महल की अदालत होती थी, वो सबसे बड़ी अदालत होती थी। जैसे अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां पे सबसे बड़ी अदालत कौन थी, पैलेस कोर्ट। नोबल्स के उस इलाके के जो बड़े बड़े रईस थे, मतलब जो देखें जो सबसे ऐसे लोग होते हैं ना हर जगह पे, जो बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं इस बंदे ने कहा है, ये बंदा इंप्रेसिव बंदा है, तो नोबल्स वो होते हैं शरीफ उस इलाके के रईस लोग। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट के अरकान थे, जैसे कोई वहां पे कोई वजीर था, कोई कुछ था। सेकंड क्लास में थे पीजेंट्स, वो लोग जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, पीजेंट्स वो होते हैं। थर्ड क्लास में आर्टिजन्स, थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की क्या था, आर्टिजन्स वो लोग जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते थे, जिनके पास कोई ना कोई टैलेंट था, जैसे कोई पेंटिंग बना सकता है, कोई मिट्टी से बर्तन बना सकता है, ये सब क्या है, आर्टिजन्स। फोर्थ क्लास में थे मर्चेंट्स कहते हैं कारोबारी लोग जो बिजनेस करते हैं, जिनका अपना कोई कारोबार होता है। और आखिरी लेवल ऑफ हायरार्की क्या था, स्लेव्स यानी गुलाम लोग जो थे, ठीक है। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, हायरार्की, ये डू यू नो वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर जो लिखी हुई है बात, आप उसको रीड आउट खुद कर लें। मैं आपको इसका मेन पॉइंट बता देती हूँ कि सोसाइटी के अंदर ये कहना चाह रहा है कि सोसाइटी के अंदर आपने अगर हायरार्की बनाई हुई हो, लेवल टू लेवल बातें चल रही हो, तो लोगों को एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे के मसले सॉल्व करने में एक ज्यादा अच्छा तरीका मिल जाता है। अगर मुआशरे में कोई हायरार्की नहीं होगी, अभी मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि अगर आपको स्कूल में कोई मसला हुआ तो आपने टीचर को बताया, टीचर ने वीपी को बताया, वीपी ने प्रिंसिपल को बताया। अगर ऐसा कोई हायरार्की सिस्टम नहीं होगा सोसाइटी में, तो फिर तो हर कोई प्रिंसिपल के दरवाजे पे पहुंचा हुआ होगा। प्रिंसिपल बस सारा दिन अपने इंस्टीट्यूट, इतने बड़े स्कूल को देखने की बजाय प्रिंसिपल तो बस सारा दिन एक बच्चे की पेंसिल ढूंढता रहेगा, दूसरे का रेजर गुम हो गया तो दूसरे का रेजर ढूंढता रहेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हर बंदे का डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है और उसके हिसाब से सोसाइटी चलती है। रिलीजन, एंशिएंट चाइना में रिलीजन क्या थे, मज़ाहिब क्या थे। एंशिएंट चाइना पीपल हैड अ वाइड रेंज ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, लोग बहुत से रिलीजन वहाँ पे फॉलो किए जाते थे। एक हर जगह पे कोई मेन रिलीजन होता है कि यानी उस इलाके में ज्यादा सारे लोगों का रिलीजन ये है, और बाकी कुछ, जैसे पाकिस्तान में मेन रिलीजन क्या है हमारा, इस्लाम। बाकी पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। इसी तरह चाइना में भी बहुत से किस्मों के लोग रहते थे। They adhered to a polytheistic religion and believed in spirits from nature. Polytheist का आप मीनिंग लिख लो। Polytheist का मतलब होता है वो लोग जो एक से ज्यादा खुदाओं पे बिलीव करते हैं। मतलब वो लोग जो एक, जैसे हम मुसलमान है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम क्या करते हैं, हम अल्लाह ताला को मानते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई रब नहीं है। तो पोलीथेइस्ट वो लोग हैं जो डिफरेंट खुदाओं को मानते हैं। वो कहते हैं जैसे हिंदूज हैं, वो कहते हैं एक हवा का खुदा है, एक पानी का है, एक बारिश का है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इस तरीके से। तो वो पॉलीथेइस्ट लोग वो होते हैं जो ज्यादा खुदाओं पे बिलीव करते हैं। एंड बिलीव्ड इन स्पिरिट्स फ्रॉम नेचर। स्पिरिट्स फ्रॉम नेचर यानी जैसे आपने पुराने जमाने की आप लोग अगर मूवीज देखते हो तो वो उसमें होता है ना कि ये पानी का खुदा है, ये जमीन का खुदा है, या समुद्र का खुदा है। तो वो स्पिरिट्स फ्रॉम नेचर वो इस तरह की चीजों पे बिलीव करते थे। Shams thought that worshipping the spirits of their forefathers would bring them blessings and good fortune.
वो क्या कहते हैं कि जो शांग डायनेस्टी के लोग थे स्पेसिफिकली, वो ये कहते थे अगर हम अपने बड़े बुजुर्ग जो हमसे बड़े फोर फादर्स कहते हैं, हमारे बाप दादा, हम उनकी रूहों को अगर उनकी पूजा करेंगे तो वो हमारे लिए खुशहाली का बायस बनेगा। ठीक है। और अभी भी चाइना में, वैसे तो चाइना का कोई रिलीजन नहीं है अब, जो अभी मॉडर्न चाइना है, लेकिन अभी भी वहाँ पे ये बिलीव चलता है कि अगर हम अपने फोर फादर्स की रूहों को खुश करेंगे तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। इकोनॉमी लेवल देखते हैं कि उनका बिजनेस कैसे चलता था, उनकी मईशत कैसे चलती थी। During the Shang and Zhou eras, the empire's economy was mainly based on agriculture. Agriculture यानी वो क्या करते थे, सब्जियां उगाते, सब्जियां कह रही हूँ, वो उगाने पे, मतलब कोई भी चीजें, ज़राअत मतलब चीज, फल उगाना, सब्जियां उगाना, डिफरेंट किस्म की उगाने वाली फार्मिंग से उनका बिजनेस चलता था। Historians note that presence of fertile alluvial sediment on either side of Yellow River enabled Shang and Zhou people to grow more food. Yellow River चाइना का एक बहुत मेन रिवर और मशहूर रिवर है। पुराने चाइना में अभी भी शायद है, चाइना के मैप पे मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन येलो रिवर के साइड पे एलुवियल सेडिमेंट का मतलब है कि जब दरियाओं में तूफान आते हैं ना, तो वो अपने साथ मिट्टी, जरखेज मिट्टी आगे पीछे से लेके आ जाते हैं। तो वो जो जरखेज मिट्टी थी उसकी वजह से शांग और ज़ो डायनेस्टी के लोग ज्यादा कोई फार्मिंग कर सकते थे। Wealth and skilled labor were available for the innovative works such as Shang tombs, walled cities and the Grand Canal. वेल्थ, उनके पास दौलत भी थी, वो अमीर लोग थे, चाइना गरीब नहीं था। एंड स्किल्ड लेबर यानी वहाँ के लोगों के पास कोई ना कोई हुनर था, उन्हें कोई ना कोई काम करना आता था। और इनोवेटिव वर्क्स उनके, जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए एंशिएंट चाइना के, जैसे शांग के टॉम्स। अभी भी आप चाइना में शांग के टॉम्स सर्च करें, वो फ्लैट छतों वाले बहुत खूबसूरत किस्म के टॉम्स बने हुए हैं। वॉल्ड सिटीज, उन्होंने पूरे शहरों के गिर्द दीवारें बनाई हुई थी शहरों की सेफ्टी के लिए। एंड द ग्रैंड कनाल, ये भी चाइना की एक मशहूर जगह है। नीचे ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं आपकी बुक में, आप ये भी देख सकते हो, इससे आपको पता चलेगा कि उस वक्त के लोग चीज़ों की क्राफ्टिंग किस तरीके से करते थे। अभी हम पढ़ने लगे हैं शांग और ज़ो डायनेस्टीज की डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में। चाइनीज बहुत इनोवेटिव लोग थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस पीरियड में डिस्कवर की थी। चाइनीज ने क्या डिस्कवर किया था इसमें? स्टडीड द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, उन्होंने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा कि प्लैनेट्स किस तरह अर्थ के गिर्द, प्लैनेट्स और अर्थ सूरज के गिर्द किस तरीके से घूमती है। रिकॉर्डेड एक्लिप्सेस, उन्होंने गिरहन या सूरज गिरहन और चांद गिरहन जो था इसके बारे में पढ़ा। एंड डेवलप्ड एक्यूरेट कैलेंडर, उन्होंने दिनों और हफ्तों के आने जाने के बारे में पढ़ा। एज चाइनीज ब्रॉन्ज एज रीच्ड इट्स पीक, ब्रॉन्ज एज, चाइना ब्रॉन्ज एक मेटल है और चाइनीज उससे बहुत सी चीजें बनाते थे और वो उनका फन अपने अरूज पर था। तो शांग डायनेस्टी प्रोड्यूस्ड राइटिंग सिस्टम, चाइनीज ने अपनी राइटिंग बनाई और चाइनीज की राइटिंग जो है उसको हांजी राइटिंग कहते हैं या हांजी कैरेक्टर्स कहते हैं। एक्विजिट ब्रॉन्ज वेसल्स, उन्होंने इंतहाई खूबसूरत ब्रॉन्ज के बर्तन वगैरह बनाए। हॉर्स ड्रॉन कैरियट, कैरियट कहते हैं जो बैल गाड़ी या घोड़ा गाड़ी होती है, उनके साथ घोड़े लगा के वो बनाए। एंड वेपन्स, और उन्होंने डिफरेंट वेपन्स बनाए, हथियार बनाए। अगले टॉपिक पे जाएं, एथिकल कोड ऑफ कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस, हर सोसाइटी में एक नेक बंदा जरूर होता है इंसानों को गाइड करने के लिए, कन्फ्यूशियस भी ऐसा ही था। कन्फ्यूशियस ने चाइनीज लोगों को ये बताया, चाइनीज लोग बेसिकली बहुत जंगली थे सादे अल्फाज में, और वो नशई कौम थी, वो नशा करते थे बहुत ज्यादा। तो और वो फिर इवेंचुअली वो लड़ाइयां भी करते थे बहुत ज्यादा। तो कन्फ्यूशियस ने उन्हें ये बताया कि आपने लड़ना नहीं है आपस में, सोसाइटी में प्यार, मोहब्बत, इज्जत और एहतराम के साथ आपने रहना है। अब इसको आप रीड आउट कर लें। कन्फ्यूशियस वाज अ चाइनीज फिलोसफर, वो एक चाइनीज फलसफी था। वो फ्लरिश्ड अराउंड 500 BC, जो तकरीबन 500 BC में नजर आया लोगों को। His teachings had a significant impact on the development of Chinese character. उसने लोगों को अच्छे कामों के बारे में बताया, behavior and way of life। उसने चाइनीज लोगों का way of life बहुत बेहतर बना दिया। He taught appropriate personal behavior and advised that children should respect their elders. उसने बच्चों को ये बताया कि आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। He highlighted that a good leader should always have a strong moral character and serve as a role model. उसने लोगों को ये बताया कि आपका जो लीडर है उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसे देख के कहें कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। Confucius believed that the ideas of justice means इंसाफ, रिस्पेक्ट, इज्जत, लव, मोहब्बत, विजडम, अक्ल एंड सिंसियरिटी, खुलूस। उसने कहा कि ये 5 खसूसियात जो है ना, ये आपकी हुकूमत में होनी चाहिए।
द कन्फ्यूशियस कोर ऑफ एथिकल लाइफ इज अ कंपाइलेशन ऑफ लेसन्स दैट आर स्टिल रेलेवेंट इन मॉडर्न चाइना। और कन्फ्यूशियस की जो बताई हुई बातें आज भी मॉडर्न चाइना में भी उनके ऊपर अमल किया जाता है। नीचे कन्फ्यूशियस की एक सेइंग लिखी हुई है, आई हियर एंड आई फॉरगेट। मैं सुनता हूं तो मैं भूल जाता हूं। आई सी एंड आई रिमेंबर। मैं देखता हूं तो मुझे याद रहता है। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। लेकिन मैं करता हूं तो मैं चीजों को समझ जाता हूं। यानी कन्फ्यूशियस ने आपको ये बताया कि आपने जो भी चीज समझनी है आपने उसको करना है, देखने और सुनने से आप भूल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।